साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये प्रचार किया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश से पहले वह जाति और जनजाति प्रधान देश है। मगर भारत के कुछ लोगों ने इस सच्चाई को दुनिया से छिपाया, क्योंकि अगर ये सच्चाई दुनिया के लोगों को पता चल जाता कि भारत में इंसान पैदा नहीं होते हैं, वहाँ जातियाँ पैदा होती है, जवान होती है, बूढ़ा हो करके मर भी जाती है, तब भी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, जो ऐसा लोग प्रचार करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो बहुत ही शातिर और धूर्त दिमाग के लोग हैं। वो लोग धूर्त और शातिर दिमाग के लोग हैं। वे लोग बाहर के दुनिया के इस सच्चाई को छिपाए, क्योंकि अगर दुनिया वालों को ये पता चल जाता तो दुनिया वाले इन लोगों के मुंह पे जूता मारते, पूरे दुनिया में इनकी थूथू होती, छीछी होती। लेकिन जिन लोगों ने इस पशु के समान जिन लोगों के ऊपर इस व्यवस्था को लादा, उन लोगों से ये मनवाने में भी सफल रहे कि ये तो तुम्हारे पूर्व जन्मों का किया हुआ परिणाम है, इसमें और दूसरा कोई दोषी नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। भारत में लोगों को सम्मान उनके जात के आधार पर मिलता है, योग्यता के आधार पे नहीं बल्कि जात के आधार पे मान सम्मान मिलता है। और कितनी विडंबना की बात है कि जिन लोगों ने इन पशु के समान जिन लोगों के ऊपर इस व्यवस्था को लादा, उसको भी लोगों के अंदर उनके प्रति आक्रोश होना चाहिए। तो लोगों के प्रति आक्रोश नहीं है, बल्कि और ज्यादा अपार सम्मान है। तो दोस्तों, इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये है कि 1500 से 1600 ईसा पूर्व आर्य यूरेशियन विदेशियों ने विश्वासघात, लालच, साम दाम दंड भेद षड्यंत्र के द्वारा यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश किया और यहाँ के मूल निवासियों को परास्त किया। और परास्त किए हुए लोगों को दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया और वर्ण व्यवस्था में अपने को सबसे ऊपर रखा और मूल निवासियों को गुलाम बना करके सबसे नीचे रखा। और शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र के अधिकार से वंचित किया, क्योंकि शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र शासक बनने का हथियार है। तो चूंकि हमारे देश में पहले से ही
गण व्यवस्था थी। यहाँ के लोग अपना गणपति, अपना राजा स्वयं चुनते थे। तो उन लोगों ने, गण व्यवस्था के लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया, अवमान करना शुरू किया। जो ऊंच नीच के आधार पे बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था, उसको यहाँ के मूल निवासियों ने अमान्य करना शुरू किया, जिससे इन दोनों में संघर्ष हुआ। बाद में लिच्छवीगढ़ के वर्धमान महावीर और शाक्यगढ़ के तथागत गौतम बुद्धा ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया, ऐसा इतिहास में दिखाई देता है। और इसमें तथागत गौतम बुद्ध ने अहम भूमिका निभाई। ब्राह्मणों ने जिस आधार पे अपनी व्यवस्था को खड़ा किया, तथागत गौतम बुद्ध ने उसको वैचारिक चुनौती दिया। उन्होंने जिन विकास धारा का विकास किया, वो पाली भाषा के सहित त्रिपिटक में मौजूद है। तथागत गौतम बुद्धा के आंदोलन के कारण, वर्ण व्यवस्था के आंदोलन के कारण, वर्ण व्यवस्था के विरोध में जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के कारण हमारे देश में क्रांति हुई, जिसका 5 परिणाम निकला। पहला, आर्य यूरेशियन ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र घोषित करके उनके सभी प्रकार के हक अधिकार से वंचित किया था। तो तथागत गौतम बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में राजा महाराजा पैदा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट जैसे सम्राट पैदा हुए, जो नागवंशी थे, और मौर्य ही आज के मोरे हैं। दूसरा, यूरेशियन ब्राह्मणों ने यहाँ के महिलाओं को भी शूद्र घोषित करके गुलाम बनाया था। वे लोग महिलाओं को भी शूद्र घोषित किए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो तथागत गौतम बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से महिलाएं भी आजाद हो गई थी। यूरेशियन ब्राह्मणों ने यहाँ शिक्षा के अधिकार से वंचित किया था। यहाँ के मूल निवासियों को और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था। तो बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी, अवंती, लक्षवी, वल्लभी जैसे 26 विश्वविद्यालयों का निर्माण हमारे देश में हुआ। लोग विद्यार्थी विदेशों से पढ़ाई करने के लिए आते थे। इसीलिए हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाया। उस समय हमारे देश का प्रति व्यक्ति औसत आय 3 पैसे थी, यानी 3 रुपया में 1 रुपया भारतवर्ष का था, यानी 30% थी, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, GDP, यानी दुनिया के आय का 1/3 भारतवर्ष में ही था। इसीलिए इस देश को सोने का चिड़िया भी कहा गया था। तो जब बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ,
तो लोग ब्राह्मणों के झांसे में फंसना बंद कर दिए। वे लोग तर्क करने लगे, जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व और श्रेष्ठत्व समाप्त हो गया और दो ही प्रकार के लोग रह गए थे। एक बुद्ध को मानने वाले ब्राह्मणेतर और दूसरा बुद्ध को नहीं मानने वाले ब्राह्मण। ये बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम है। फिर ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व और श्रेष्ठत्व को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रांति की तैयारी किया और इसके लिए इन लोगों ने घुसपैठ करो और नष्ट करो का नीति अपनाया। इसके लिए इन लोगों ने भिक्षु संघ में घुसपैठ किया, सेना में घुसपैठ किया, प्रशासन में घुसपैठ किया, विचारधारा में घुसपैठ किया और इसके लिए इन लोगों ने एक नया साहित्य का निर्माण किया और तथागत गौतम बुद्धा के विचारधारा में मिलावट किया, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाया। क्योंकि उस समय बुद्धिज्म को लोकाश्रय और राजाश्रय प्राप्त था, इसलिए उन लोगों ने सेना और प्रशासन में घुसपैठ किया और अंदर से खोखला कर दिया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया और बृहद्रथ की हत्या करके हमारे देश में प्रतिक्रांति की गई, जिसके 5 परिणाम निकले। पहला, तथागत गौतम बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से जो शूद्रों में राजा महाराजा पैदा हुए थे, पुनः इन लोगों को शूद्र घोषित किया और सभी प्रकार के हक अधिकार से वंचित किए। दूसरा, बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से जो महिलाएं आजाद हो गई थी, पुनः ब्राह्मणों ने उनको शूद्र घोषित करके गुलाम बनाया। तीसरा, बुद्धा के रक्त विहीन क्रांति की वजह से जो मूल निवासी समाज में शिक्षा का ज्ञान का विकास हुआ था, यूरेशियन ब्राह्मणों ने उस पे पाबंदी लगाई और सभी प्रकार के हक अधिकार से वंचित किया।